हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेमन केमिस्ट्री में। और आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के 7वें लेक्चर को करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उन सभी फैक्टर्स को जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जो फैक्टर्स पर रिएक्शन के रेट डिपेंड करते हैं, उन सभी फैक्टर की आज हम लोग को स्टडी करनी है। कुछ की डिटेल्स में करेंगे, कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनके स्टडी हम लोग आगे भी टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए R रिएक्टेंट है, ये हमारा P प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगता होगा। इसी टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्शन की रेट को भी पता करते हैं हम लोग कि रिएक्शन का रेट फास्ट है या स्लो है। तो यही टाइम को कम या अधिक लगाने में कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी होते हैं। मतलब कि कोई रिएक्शन बहुत ही स्लो है तो कोई फैक्टर इसको अप्लाई कर दिए तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाए, या कोई रिएक्शन बहुत ही फास्ट है तो उसमें कुछ फैक्टर ऐसा लगा दिए जिससे रिएक्शन स्लो हो जाए। तो रिएक्शन की रेट को, टाइमिंग को चेंज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर जरूरी होते हैं, या कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर देते हैं उनकी टाइमिंग को, उनकी रेट को, आज उन सारे फैक्टर्स की हमें स्टडी करनी है। तो इसमें पहला फैक्टर आता है बच्चों, पहला फैक्टर आता है इसमें टेम्परेचर। इसमें पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ध्यान दें, यहां पर ये बहुत ही बड़ा रोल करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि लो टेम्परेचर पर अच्छे रेट के होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर अच्छे रेट के होते हैं। रिएक्शन जनरली जो है एक्सोथर्मिक भी होता है, एंडोथर्मिक भी होता है। जनरली वैसे रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होते हैं उनके रेट टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज कर जाते हैं। वही वो रिएक्शन जो एंडोथर्मिक नेचर का होता है उनके रेट टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज कर जाते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो रिएक्शन में जनरली रिएक्शन जो होते हैं उनमें टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से उनके रेट बढ़ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो रेट आपका डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट पर। आपको बताया जाएगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है। अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 आता है तो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। वही टेम्परेचर कॉफिशिएंट अगर 3 आएगा किसी रिएक्शन का तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो सकता है। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन से प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जनरली रेट ऑफ रिएक्शन increases on increase in the temperature, on increase in the temperature। यहां पर लिखेंगे it becomes, it मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, becomes डबल और ट्रिपल when temperature is increased by 10 डिग्री सेल्सियस। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन से। जो इक्वेशन आता है यहां पर K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाय RT। इस इक्वेशन का प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। हालांकि इसके बुक्स में प्रूफ नहीं मिलते हैं, फिर भी आपको हम प्रूफ दिखाएंगे। इसमें यही A जो है वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह सकते हो, या आर्हेनियस कांस्टेंट कह सकते हैं, या टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी इसको कह सकते हैं। अगर यही हमारा 2 रहता है, इसका मान किसी रिएक्शन का अगर 2 रहेगा तो वहां पर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट डबल हो जाएगा। रेट कांस्टेंट डबल होगा तो रेट ऑलरेडी डबल हो जाएगा। वही अगर यहाँ पर अगर A का मान 3 आता है किसी रिएक्शन में तो वहां पर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से सेम रिएक्शन में रेट ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट में इंक्रीजमेंट आती है। जाहिर सी बात है, आप लोग अब कारण समझ लीजिए कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स यानी कि रिएक्शन के अंदर में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर डालने से हीट एनर्जी बढ़ती है और हीट एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल की।
अब अगर मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो कॉलिजन का जो रेशियो होता है वो कॉलिजन का रेशियो बढ़ जाएगा, जिसके कारण से मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड करेंगे तो ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। सिंपल वे में अगर आप लोग चाय कभी बनाए हैं तो चाय जब बनाते होंगे तो देखते होंगे कि अगर दूध में चाय पत्ती हम लोग जो है अगर टी हम लोग डाल देते हैं ठंडे दूध में चाय पत्ती देने से तो वो जल्दी यहाँ पर ठंडे दूध में ब्राउन नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम लोग दूध को गर्म कर दें और फिर तब चाय पत्ती डालें तो देखते होंगे तुरंत ही फटाफट वहां पर रिएक्शन होने लगता है, फटाफट वहां पर दूध ब्राउन कलर का हो जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं और कॉलिजन के बाद जल्दी से वो प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर टेम्परेचर पहला फैक्टर है जिस पर की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। इसके बारे में डीपली स्टडी हम लोग और करेंगे, फिलहाल इसको यहां पर हम लोग रख देते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि C2H2 हमारा इथाइन है, जब इथाइन में हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं, इसका रिडक्शन करवाते हैं निकेल के प्रेजेंस में, तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 150 डिग्री सेल्सियस। तब क्या होता है, ये एडिशन रिएक्शन होता है, ये C2H4 यानी इथीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अल्काइन से एल्कीन बन जाता है। अब अगर यहाँ पर टेम्परेचर हम कर दें, यहाँ पर ये रिएक्शन मान लो कि अपने मॉडरेट रेट में है। अब अगर यहाँ पर हम सेम रिएक्शन ले ले C2H2, इसमें हाइड्रोजन गैस डाल दें और यहाँ पर हम इसका टेम्परेचर कर दें निकेल के प्रेजेंस में 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर ये रिएक्शन या तो जल्दी प्रोसीड नहीं करेगा या फिर होगा भी तो बहुत स्लोली रिएक्शन होगा। ये C2H4 बनाने में बहुत ही समय ले लेगा, यानी कि ये बहुत ही अधिक टाइम ले लेगा, ये स्लो प्रोसेस हो जाएगा। ये अपने मॉडरेट रेट से रिएक्शन चल रहा है, यानी कि टेम्परेचर घटाने से क्या होता है, रिएक्शन का रेट घट जाता है। जो जल्दी रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन होने में वक्त लगने लगते हैं। तो ठीक है, ये टेम्परेचर का पॉइंट हो गया। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कैटलिस्ट। आइए समझते हैं हम लोग फैक्टर्स के टर्म में सेकेंड पॉइंट यानी कि कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट समझिए यहाँ पर कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कि रिएक्टेंट हमारा डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, इसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, यानी इसको एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसके आंखों के सामने में ये रिएक्शन हो सके। मतलब कि जैसे मान लो कि एक होता है हमारा एक्टिवेट स्टूडेंट, पहले से होता है एक्टिवेट स्टूडेंट को हम अगर पहले बोल दें कि बाबू तुमको पढ़ाई करनी है, बोल के हम चले आए, वो एकदम अपना स्टडी कर रहा है, ये अपना स्टडी करते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक्टिवेटेड है, ये चाहता है हम पढ़ाई करें। ठीक है, अब अगर मान लो कि यहाँ पर एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि बहुत सारे तुम में से होते हैं, अगर ये इनएक्टिव स्टूडेंट है तो इनएक्टिव स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बैठाओ, तो जब तुम बोलोगे पढ़ने के लिए 10 मिनट पढ़ेगा फिर उठ जाएगा, फिर उसको पढ़ने के लिए बोलो तब जाके वो पढ़ने बैठेगा, फिर वो उठ जाएगा। मतलब कि उसको हमेशा एक कैटलिस्ट चाहिए होता है, गार्जियन के रूप में चाहिए होता है, उसके सामने ही ये रह करके केवल लगातार स्टडी कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इस बच्चे की लाइफ का बात है, ये पढ़ेगा तो ये इसका खुद का बेनिफिट होगा, खुद ये अपने जिंदगी को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने जा रहा है। इसमें ये जो आदमी इन्वॉल्व हुआ है इसका कोई रोल नहीं है, ये जो आदमी आ रहा है इसके इस प्रोडक्ट में कोई रोल नहीं निभाएगा। ये आदमी बस इसमें एक एक्टिवेशन एनर्जी बार बार सप्लाई करते जा रहा है, जिसके कारण से ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है। बाद बाकी इसके लाइफ में ये बाद में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये अपने लाइफ में अपना जैसा था वैसा ही रह जाएगा, यानी कि प्रोसेस करवाने के बाद ये खुद निकल जाएगा उसके लाइफ से। जब देखेगा कि इसका पढ़ाई खत्म हो गया है तो वो उसके लाइफ से निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी एक थर्ड टर्म को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। मतलब कि इसके और इसके बीच में जो ये तीसरा टर्म आया है उसे हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। यानी कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एक्टिवेटेड रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि हमेशा एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो एनर्जी उसमें उसे एक्टिवेटेड करती है। ठीक है, वहां पर जो है एक तीसरे कंपाउंड के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो कंपाउंड बस क्या करे कि इसको एक्टिवेटेड करके इसको रिएक्शन करने के लिए फोर्स करे और ये रिएक्शन करवा करके फिर से अपने ये ओरिजिनल फॉर्म में बाहर निकल जाए,
ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, यानी प्रोडक्ट साइड में ये रिएक्टेंट ही कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट बनेगा, ये फिर बाद में उसी फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। अब समझिए कैटलिस्ट का यहां पर रोल क्या होता है। तो बच्चों यहां पर कैटलिस्ट समझने से पहले एक टर्म आता है, आपको समझना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है समझिएगा यहां पर, कि अगर ये रिएक्टेंट हमारा इनएक्टिव है तो केवल उसको उतनी एनर्जी अप्लाई कर दो जिससे कि ये एक्टिवेटेड हो जाए और तैयार हो जाए प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। तो इस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये इनएक्टिव है और इसमें एक हम सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर दिए, अब ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में, तो अगर किसी एक आउटर एनर्जी को सप्लाई करने के बाद इसको एक्टिवेट कर देते हैं, बाद बाकी केवल एक्टिवेटेड करना है इसको, रिएक्शन इसका खुद का एनर्जी से करना है इसको, तो एक्टिवेटेड करने में जो समय जो एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो यहां पर रिएक्टेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत अधिक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, वो रिएक्टेंट उतना ही ज्यादा सुस्त कहलाएगा, माने कि इनएक्टिव कहलाएगा। और कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिनको जीरो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यानी कि वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड रहता है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होता है। कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़े से अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, मतलब वो हल्का एक्टिवेटेड है पहले से। यानी कि रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना इनएक्टिव रिएक्टेंट होगा। अब देखिए यहां पर कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, ताकि क्या होगा वहां पर वो जल्दी एक्टिवेटेड हो जाए, कम एनर्जी में ही वो एक्टिवेटेड हो जाए। मान लो किसी रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी है 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है, बहुत ज्यादा है। अब वही कैटलिस्ट अगर उस रिएक्शन में डाल देते हैं तो कैटलिस्ट उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को 100 से 50 कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहले वो रिएक्टेंट 100 किलो जूल एनर्जी पाकर के एक्टिवेट होता, पहले हमको उतना अधिक एनर्जी डालना पड़ता उस रिएक्शन में ताकि रिएक्टेंट एक्टिवेट हो सके। बट अब हम लोग को 50 किलो जूल ही डालना पड़ेगा अगर कैटलिस्ट आ गया है तो। यही होता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी के मान को डिक्रीज कर देता है, सो दैट कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी का मान किसी रिएक्टेंट का कम हो जाएगा तो उतने ही कम हम लोग को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और वो रिएक्टेंट उतनी जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। यानी कि कैटलिस्ट का अमाउंट जितना बढ़ाते जाओगे इस रिएक्शन में उतना ये रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी का मान घटाते जाएगा और रिएक्शन फास्ट होते जाएगा। यानी कैटलिस्ट क्या होता है, अ सब्सटेंस या कंपाउंड लिख सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड कुछ भी, विच decreases the activation energy, और इसी एक्टिवेशन एनर्जी को EA से इंडिकेट करते हैं, जो अभी आर्हेनियस इक्वेशन में दिखाए होंगे, e⁻⁻ EA वहां एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। विच डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट reactant can be easily activated कि वो सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है ताकि वो जल्दी से एक्टिवेटेड हो जाए, इज कॉल्ड कैटलिस्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इट डजंट टेक पार्ट इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी कि इट विल अनचेंज्ड टिल द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यानी कि यह रिएक्शन के खत्म होने तक क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है। हालांकि उसमें भी कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ आयंस वो कैटलिस्ट डोनेट करता है, लेकिन बाद में जो है ना कैटलिस्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में निकल जाता है। रिएक्शन में उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है,
अंतिम में जैसे मान लो कि आप H2SO4 कैटलिस्ट के रूप में डाले हुए हो, तो बाद में H2SO4 में ही आपको मिल जाएगा, वहां पर कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे केस में H2SO4 को हम लोग कैटलिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होता है समझ में आ गया। कैटलिस्ट क्या करता है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता है। कैटलिस्ट क्या करता है, अपने आप को रिएक्शन खत्म होने तक अपने आप के फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं लाता है, वो अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, तो यहां तो नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं ग्राफ को कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। अब देखिए यहां पर समझते हैं कि अगर ये मान लो कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे रिएक्टेंट का एनर्जी का ग्राफ है, ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, अब समझिएगा यहां पर कि ये एनर्जी का ग्राफ है और रिएक्शन मान लो चल रहा है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है। समझोगे यहां पर कि ये अगर रिएक्टेंट है तो पहले रिएक्टेंट टूट फूट करके एक इंटरमीडिएट स्टेप बनाता है, और फिर इंटरमीडिएट स्टेप जो है वो अंतिम में जुड़ करके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। यानी कि रिएक्टेंट जब टूटता है तो एक अनस्टेबल फॉर्म बनता है जिसकी एनर्जी बहुत ही हाई होती है, और वहां से फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और इसकी भी एनर्जी लोअर फॉर्म में आकर के जहां भी होती है, मतलब कि ये भी कंपाउंड बन जाएगा तो अंतिम एनर्जी घट जाएगी इसकी, ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट भी स्टेबल था। ठीक है, ये अपने आप को तोड़ के एक अनस्टेबल फॉर्म बनाया, और ये फिर बाद में जुड़ करके फिर से स्टेबलाइज होकर के क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो मान लीजिए यहां पर इस लेवल में रिएक्टेंट का एनर्जी था, ये रिएक्टेंट हमारा है। ठीक है ना, फिर ये टूटते टूटते जो है एक अनस्टेबल फॉर्म में एक इंटरमीडिएट स्टेप, सबसे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन किया, यहां पर इंटरमीडिएट स्टेप का फॉर्मेशन किया, और फिर यहां से ये गिरते गिरते एक जो है प्रोडक्ट वाले साइड में कहीं पर यहां पर प्रोडक्ट मान लो कि फॉर्मेशन कर दिया। ये प्रोडक्ट का जो है, प्रोडक्ट का जो ये फॉर्मेट है, ये रिएक्टेंट से थोड़ी सी ऊपर भी रह सकता है या थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है कि प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका एनर्जी कम होगा, अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। माने कि अभी लग रहा होगा ऐसा कि रिएक्टेंट से थोड़े से ऊपर में यहाँ प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि प्रोडक्ट हमारा थोड़ी सी हाई एनर्जी का है, मतलब थोड़ा सा अनस्टेबल है, रिएक्टेंट हमारा ज्यादा स्टेबल है। लेकिन कभी कभी रिएक्टेंट भी यहाँ पर, प्रोडक्ट भी आपका नीचे आ सकता है, रिएक्टेंट से भी नीचे आ सकता है। अब समझिए मेन हमारा मकसद है यहाँ पर कैटलिस्ट को शो करना। तो यहाँ पर क्या है कि ये देखो सबसे अधिक अनस्टेबल फॉर्म में आकर के यहां पर क्या होता है, यहां पर रिएक्टेंट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है कि अब हम रिएक्शन करेंगे, अब हम प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। यानी कि जब रिएक्टेंट रिएक्शन में पूरी तरह से हाईली एनर्जेटिक हो जाता है, उस समय वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड हो जाता है। अब बोलता है कि अब हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तब वो फास्ट एकदम प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो सबसे हायर स्टेट है एनर्जी का, मैक्सिमम जो ये स्टेट है, यहां तक रिएक्टेंट को लाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यही एनर्जी जो है यहां से यहां तक कहलाती है, यहां से यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी, ये कहलाती है यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो यहां पर अभी इस रिएक्शन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं किए हैं, अब इस रिएक्शन में डालने वाले हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का हाइट यहां तक है, अब वो जो कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन करवाओगे ना, तो फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी तो सेम लेवल पर होगा, खाली अंतर ये होगा कि अब ग्राफ कुछ ऐसा यहां से यहां तक बन जाएगा। मतलब क्या होगा कि यहां पर अब देखो कि अब रिएक्शन में रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए देखो यहां पर बहुत ही कम हाइट चाहिए, मतलब कि बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। सोचो यहां पर पहले एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक डालना पड़ रहा था, अब विथ कैटलिस्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखोगे रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का जो मान है वो घट चुका है, इसलिए हम थोड़ी सी ही एनर्जी रिएक्शन में अप्लाई करेंगे, यहां तक की एनर्जी अप्लाई करेंगे, रिएक्टेंट एक्टिवेटेड हो जाएगा और वो प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। मतलब ये हो गया यहां पर कि ये जो हमारा प्रोसेस है वो है विथ कैटलिस्ट, और आप देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का मान यहां पर घट चुका है, और यहां पर ये जो प्रोसेस था वो था विदाउट कैटलिस्ट, और यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या था, यहां पर ज्यादा था। तो जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्यादा होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन वहां पर ज्यादा होगा। यानी कि क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ मोर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है,
और एक है रेट ऑफ रिएक्शन विथ लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? तो ये वाला का रेट सबसे अधिक होगा, मतलब कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम है उस रिएक्शन का रेट बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि वहां रिएक्टेंट इजीली कम एनर्जी में ही एक्टिवेटेड हो जाएगा। समझे बात को? तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाने या घटाने काम करता है कैटलिस्ट। अब देखो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। कैटलिस्ट पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। मान लो कोई रिएक्शन, हम जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हैं कि हम लोग ना ही ज्यादा स्लो रिएक्शन का रेट पता कर पाते हैं, ना ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन का रेट पता कर पाते हैं। उस केस में वहां पर स्लो रिएक्शन को थोड़ी सी फास्ट करने की जरूरत होती है, और जो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है उसको थोड़ी स्लो करने की जरूरत होती है, ताकि मॉडरेट रेट हो जाए और हमें रेट का कैलकुलेशन हमें आसानी से हो पाए। ठीक है, तो वहां पर कैटलिस्ट डालना पड़ता है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। जनरल केस में तो तुम इंक्रीजेस ही पढ़ोगे, लेकिन कभी कभी ये रिएक्शन में रेट को डिक्रीज भी कर देता है। ठीक है ना, यानी कैटलिस्ट करता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। जो कि रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको वो बदल देता है, कभी कभी जनरली तो वो घटा देता है, कभी कभी वो बढ़ा भी देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, ताकि रिएक्टेंट हमारा स्लो रिएक्शन कर सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीडाइज होता है ना, तो ये विदाउट कैटलिस्ट ऑक्सीडाइज नहीं होता है। यहां पर इसको ऑक्सीडेशन के लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की जरूरत होती है, तब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो पाता है। बैलेंस कर देंगे यहां पर। तो यहां पर अगर V2O5 नहीं रखोगे तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, जल्दी ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे ही नहीं जल्दी। ठीक है, वही V2O5 डालने के बाद ये तुरंत ही रिएक्ट कर जाते हैं। तो यही बात है यहां पर कि ये V2O5 प्रोडक्ट में कहीं बन रहा है नहीं, प्रोडक्ट में हमारा जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें ये प्रोडक्ट के रूप में कहीं भी दिख नहीं रहा है, मतलब ये कैटलिस्ट है। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करेंगे, अगर पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को ऐसे आप लोग अगर हीट करोगे तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, आपको कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही KClO3 में अगर आप हीट कर दो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को डाल करके, तो आप पाओगे कि वहां पर ऑक्सीजन गैस निकलता है और पोटेशियम क्लोराइड आपके सॉल्यूशन में मिल जाएगा, प्लस गैस के रूप में निकलेगा वहां पर ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का पता कर सकते हो आप, जो गैस इवॉल्व होगा उस गैस को इजीली चेक किया जा सकता है कि वो ऑक्सीजन है कि कौन सा गैस है, तो यहां पर बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर MnO2 कैटलिस्ट का काम करेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड यहां पर कैटलिस्ट है, यानी कैटलिस्ट नहीं था तो रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि रिएक्टेंट इनएक्टिवेट था। और जैसे कैटलिस्ट डाल दिए, एक्टिवेशन एनर्जी सा घट गया, रिएक्शन का रेट फास्ट हो गया, तुरंत ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दिया। तो यही है कैटलिस्ट और इसका इफेक्ट, तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा टर्म आता है यहां पर कंसंट्रेशन। जैसा कि आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा है कि आपका जो रिएक्शन का रेट होता है वो रेट यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस का, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके पावर में जो रहता है नंबर उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट यहां पर बढ़ जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन साथ में हमने ये भी सीखा है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि A + B + C हमारा रिएक्टेंट हो और ये प्रोडक्ट बना रहा हो, तो हमने देखा यहां पर कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू, कभी कभी क्या होता है A × B होता है बट C इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी कभी कभी हमने ये भी पढ़ा है कि, और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी स्यूडो रिएक्शन में, वहां पर ये जानेंगे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिनका कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट घट भी जाएगा। होता क्या है, कभी कभी ज्यादा कंसंट्रेशन रखने के बाद ना मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने में दिक्कत होने लगती है, जिसके कारण से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। कभी कभी रिएक्शन का रेट जो है वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करने लगता है। कभी कभी कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ता है, कभी कभी कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट घट भी जाता है। कभी कभी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पर भी रेट डिपेंड करता है। यानी कि कंसंट्रेशन टर्म जो है वो रेट को इफेक्ट करेगा ही, ऐसा कहना 100% सही नहीं है। कंसंट्रेशन का टर्म जो होता है वो कभी कभी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करेगा, कभी कभी नहीं करेगा।
कभी कभी लॉ से उल्टा भी करेगा, कभी कभी लॉ के अकॉर्डिंग करेगा। जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है तो उसकी लिमिटेशन भी है कि लॉ ऑफ मास एक्शन मान लो कहता है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उन्हीं के लॉ में एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा जाता है कि कुछ कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिसके रेट लॉ में इन्वॉल्व किया ही नहीं जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाता है कि हमारे पास तो रिएक्टेंट कई सारे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कुछ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो यानी कि यहां पर हम लोग लिखेंगे जनरली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant, जिसको कि लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन LMA, ठीक है ना। तो ये हो गया यहां पर। बट इसमें होता क्या है, बट rate of reaction may not be affected by concentration, or rate of reaction may decreases with increase in concentration ऑफ रिएक्टेंट, या रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन में डिपेंड कर भी सकता है, उसको बढ़ाने, रिएक्टेंट को बढ़ाने पर, कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट आपका इंक्रीज भी कर सकता है, रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट डिक्रीज भी कर सकता है। कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर सकता है। नहीं समझते हो कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट, मान लो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट बहुत सारे हैं तो वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन क्या होता है कि प्रोडक्ट उधर कम रहता है तो वो जल्दी जल्दी रिएक्टेंट के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट बहुत सारे हो जाते हैं तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बढ़ने के कारण से जो रिएक्टेंट जो टू प्रोडक्ट जो हमारा रेट होता है वो घटने लगता है, और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का रेट जो होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर भी रेट फास्ट या स्लो हो सकता है। तो यानी कंसंट्रेशन टर्म रेट पर इफेक्ट करता भी है या नहीं भी करता है, सब कुछ कह सकते हो आप। इसलिए कोई यहां पर फिक्स्ड फॉर्मूला या फिक्स्ड लॉ इसके लिए नहीं है, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है यहां पर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान दीजिए। यहां पर मान लीजिए हमारा कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, हम ऐसा बड़ा सा ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। ये एक ब्लॉक लेते हैं हम, ठीक है, यानी कि बड़ा सा एक टुकड़ा लेते हैं रिएक्टेंट का, और इसको किसी मॉलिक्यूल से हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। अब देखोगे कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल जब इसे टकराएंगे तो इसके सरफेस पर यहां पर टकराएंगे। बल्क में जो अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होगा उससे तो रिएक्शन हो नहीं पाएगा। सपोज कर लो यहां पर कि अगर तुम चीनी के एक बड़े से टुकड़े को अगर चाय में डुबोते हो, ठीक है, तो और अगर उसे निकाल लेते हो तो तुम पाओगे कि चाय जो है थोड़ी सी मीठी होती है। मतलब कि कोई आदमी मान लो कि चाय लेता है, ऊपर से चीनी लेता है, तुम देखोगे कि अगर वहां पर चीनी का पाउडर उसको अगर एक चम्मच दे दो और उसी एक चम्मच के अनुसार जो है चीनी का एक बड़ा बड़ा टुकड़ा दे दो, तो जल्दी चाय किसका मीठा होगा? जो चीनी का पाउडर दिया है, यूज किया है, या जो चीनी का ब्लॉक का यूज किया है? तो तुम बोलोगे सर जो चीनी का पाउडर यूज किया है उसका चाय जल्दी मीठा हो जाएगा। कारण क्या है कि उसमें वहां पर इसको ढेर सारे पार्ट में यहां तोड़ दिए हैं, तो यहां पर क्या हो गया, तोड़ने से मॉलिक्यूल्स की सरफेस एरिया यहां पर बढ़ गई। अब ढेर सारा हमारे पास सरफेस है जहां पर कि दूध या चाय का मॉलिक्यूल यहां पर अटैक कर सकता है, ठीक है। अब हर पोर्शन में यहां पर चाय का मॉलिक्यूल यहां पर अटैक कर पाएगा, रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया को बढ़ाने पर बढ़ जाता है। यानी कि यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कि रेट ऑफ रिएक्शन
increases on increase in the surface area of reactant molecules। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट को मैक्सिमम एरिया मिल पाएगा एक ही समय में रिएक्ट करने के लिए, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन वहां से बढ़ जाएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या होता है? किरण, लाइट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे आपका सनलाइट है, बल्ब से आती हुई रोशनी है, सभी रेडिएशन होते हैं। तो सारे रिएक्शन नहीं, कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जो फोटो सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वो रेडिएशन पर डिपेंड करने लगते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो कि फोटोकेमिकल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लेते हैं, आप पढ़े हैं कि जब मीथेन को यहां पर सनलाइट दे देते हैं, ठीक है, फोटोन की एनर्जी h हो गई, दे देते हैं, तो क्लोरीन से तब इसमें रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो ये मीथेन क्लोरीन से रिएक्शन करके इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और इसमें एक हाइड्रोजन निकल करके एक क्लोरीन जुड़ जाता है, प्लस यहां पर HCl बाहर निकल जाता है। ये पढ़ा है आपने। अब अगर इसी रिएक्शन में हम यहां पर इस रिएक्शन को हम अगर डार्क में करवाएं, यहां पर डार्क में करवाएं, तो यहां पर रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा। रिएक्शन अकर्स स्लोली, यानी कि इतना स्लो होगा रिएक्शन कि आपको उसका पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पास प्रोडक्ट जल्दी बन भी रहा है। ठीक है, तो मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन सनलाइट में ज्यादा तेज होता है और वहां पर जो है ना वो डार्क में जल्दी नहीं होता है। तो ऐसे रिएक्शन जो है ना फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। द रिएक्शन विच इज फोटोसेंसिटिव is called फोटोकेमिकल रिएक्शन। और फोटोकेमिकल रिएक्शन से जो होता है ना वही हमारा रेडिएशन पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसमें आप जानते होंगे इंटेंसिटी का अर्थ होता है, प्यारे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप वहां पढ़े होंगे, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। यानी कि किसी भी लाइट की ब्राइटनेस समझ रहे हो ना, जैसे अपनी मोबाइल है उसकी ब्राइटनेस को आप बढ़ाते हो, तो जब ब्राइटनेस को इंक्रीज करते होगे ना तो इसका मतलब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। इसका मतलब ये हो रहा है कि वहां आपके मोबाइल से जो फोटोन की संख्या आ रही थी उसमें बढ़ोतरी हो गई है। वही आप अगर कलर चेंज करते हो किसी स्क्रीन का तो इसका मतलब होता है कि उसकी आप फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो। ठीक है ना, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन, और जितनी ज्यादा फोटोन वैसे रिएक्शन में तुम अप्लाई करोगे उसका रेट उतना ही फास्ट होगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और इंटेंसिटी का ही अर्थ होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो यानी कि मतलब ये हो गया कि आपके किसी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, अगर किसी सोर्स से उसको लाइट दे रहे हैं हम, अगर वहां पर उस सोर्स में इंटेंसिटी यानी कि ब्राइटनेस बढ़ा दे उस सोर्स की, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ रिएक्शन होते हैं जो कि रेडिएशन पर डिपेंड करते हैं, वहां पर ये कहानी लागू होती है। अब देखिए सिक्स्थ पॉइंट में ये है कि रिएक्शन का रेट जो है ना रिएक्टेंट के स्टेट पर भी निर्भर करता है। स्टेट मतलब हो गया फिजिकल स्टेट, कि वो गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है। जाहिर सी बात है यहाँ पर कि गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इन गैसियस मॉलिक्यूल बात करें तो गैसियस मॉलिक्यूल में रेट बहुत ही फास्ट होगा। उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इन गैस is greater than rate of reaction in liquid is greater than rate of reaction in solid। यानी कि जिस रिएक्शन में फेजेस ऑफ सब्सटेंस अलग अलग हैं, जैसे कि देखे होंगे सुने होंगे आप कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना छोटे छोटे होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होता है, वो जल्दी
एकदम मूव करते हैं, बहुत फास्ट मूव करते हैं, उसमें कोलिजन बहुत ही फास्ट होता है, तो वहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूल वहां पर एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जेटिक होंगे जल्दी वहां पर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जितनी हाई एनर्जी होगी मॉलिक्यूल में उतना जल्दी रिएक्शन होगा। वही लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में थोड़ी थोड़ी यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, जिसके कारण से ये बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं, ये फोर्स जब तक यहां पर टूटेगा नहीं, तब तक वहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये नहीं करते हैं। वही सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स यहां पर बहुत ही हाई फोर्स से बंधे हुए रहते हैं, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही हाई होता है, तो ये फोर्स इसमें तोड़ना होगा, उसके बाद जाकर के नहीं कि इसमें प्रोसेस लगेंगे, टाइम लगेगा इसमें। यहां पर ये फोर्स पहले टूटेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले डिस्टर्ब करना होगा इसको, उसके बाद ही रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होगा। मतलब कि फिजिकल स्टेट में जो गैसियस रिएक्टेंट होते हैं जल्दी वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, जो लिक्विड रिएक्टेंट होते हैं वो उससे ज्यादा टाइम लेते हैं, और जो सॉलिड रिएक्टेंट होते हैं वो सबसे अधिक टाइम लेते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि अगर ऐसा नहीं कि हम ज्यादा स्टेबल गैस ले लें और हम जो है बिल्कुल अनस्टेबल एक सॉलिड ले लें, तो उस केस में गैस की ही जो है रेट जो होगा ना स्लो हो जाएगा, सॉलिड का ही रेट फास्ट हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं वो 100% सही ही है, बट ये जनरली ऐसा होता है कि अगर स्टेबिलिटी सभी की सेम हो तब जाकर के स्टेट पर डिपेंड करने लगता है, वहां पर तब गैस में जल्दी ज्यादा रेट होगा, लिक्विड उससे कम, और सॉलिड में सबसे कम रेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये छठा पॉइंट हो गया। तो सातवां पॉइंट यहां पर प्यारे बच्चों है, और लास्ट पॉइंट ये है हमारे पास कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या पॉइंट है कि कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो आयनिक होते हैं। तो आयनिक में क्या होता है, जैसे मान लो कि यहां पर हम ले लेते हैं एग्जांपल, NaCl को रिएक्ट करने भेजे अगर हम AgNO3 के साथ, तो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें क्या होगा, सोडियम सोडियम आयन में टूटा हुआ है, क्लोरीन क्लोराइड में टूटा हुआ है, सिल्वर सिल्वर आयन में टूटा हुआ है, और नाइट्रेट नाइट्रेट आयन में टूटा हुआ है। ये सभी एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से घुला हुआ है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, सभी अपने एक्वस फॉर्म में है, बस ये आयनाइज्ड है ऑलरेडी। सभी को बस करना क्या है, सभी को खाली जुड़ना है, इस प्लस को इस माइनस से जुड़ना है, इस प्लस को इस माइनस जुड़ना है, यानी कि यहां पर AgCl बन जाएगा, अब प्लस NaNO3 बन जाएगा। तो मतलब कि यहां पर क्या है, जो आयंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होता है, वो फास्ट खाली इंतजार करता है कि प्लस जो है ना मेरे पास कोई माइनस आ जाए, हम उससे जाकर के तुरंत बॉन्डेड हो जाएंगे। मतलब कि तुरंत ही यहां पर रिएक्शन होगा, बहुत ही फास्ट होगा। मतलब कि जो आयनिक रिएक्शन होता है, आयनिक रिएक्टेंट्स रिएक्ट वेरी फास्ट, जो आयनिक रिएक्टेंट होते हैं बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं। वही अगर हम यहां पर बात करें कोवालेंट रिएक्टेंट की, मान लो यहां पर नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यहां पर मान लो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर बैलेंस कर देंगे यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पर इसमें क्या होगा, N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N है, यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N है, यहां पर O2 में O डबल बॉन्ड O है। अब जब तक ये यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक यहां पर तो काम नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि इसमें एक टाइमिंग लगेगा, यहां पर टाइम टेकन ये रिएक्शन है। तो यहां पर क्या होने वाला है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद जाकर के फिर नया बॉन्ड बनेगा, फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। माने कि ये रिएक्शन हमारा स्लो है या टाइम टेकिंग है, या टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, तो जो कोवैलेंट रिएक्टेंट होता है वो स्लोली रिएक्शन करता है देन आयनिक रिएक्टेंट। जो आयनिक होते हैं वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं, बस उसको खाली जुड़ना होता है, और जो कोवैलेंट रिएक्टेंट होते हैं वो जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, पहले उन्हें बॉन्ड टूटता है फिर जाकर के रिएक्शन वो करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग कि रिएक्टेंट जब मान लो कि प्रोडक्ट फॉर्म करता है, कुछ केस में क्या होता है कि रिएक्टेंट हमारा स्टेबल होता है। अब जब रिएक्टेंट स्टेबल रहेगा तो भाई क्यों चाहेगा वो प्रोडक्ट बनाने के लिए। जब तक कोई रिएक्शन कब होता है, जब एक फॉर्म में एक सब्सटेंस स्टेबल नहीं रह पाता है तो वो चाहता है कि हम रिएक्ट करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब अगर रिएक्टेंट ऑलरेडी स्टेबल है तो वो प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहेगा, मतलब कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा। वही किसी किसी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट हमारा अनस्टेबल हो और प्रोडक्ट हमारा स्टेबल हो तो वहां पर क्या होगा, रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो जल्दी चाहेगा वो प्रोडक्ट बना ले हम, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
अगर हम एग्जांपल ले यहां पर, जैसे कि आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हैं, तो यहां पर देखिए अगर हम CH3COOH ले ले, ठीक है, और एक एसिड ले ले हम यहां पर CH3COOH, यहां पर CH2 कर देते हैं और यहां पर एक CH3 और ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इथेनोइक एसिड है और ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड है। आप जानते हैं कि दोनों ही एसिड यहां पर टूट करके H+ आयन रिलीज करते हैं। यहां पर ये CH3COO- देगा प्लस H+ देगा, यहां पर ये CH3CH2COO- देगा प्लस H+ देगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, बट यहां पर हम लोग को फॉरवर्ड से मतलब है, हम लोग को रिवर्स यहां करना नहीं है। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या है, CH3COO यहां पर बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। अब आप जानते हैं कि निगेटिव चार्ज यानी कि चार्ज जो होते हैं मॉलिक्यूल पर, वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाते हैं। अब समझिएगा, ये निगेटिव चार्ज है तो ये चाहेगा कि निगेटिव चार्ज मेरा खत्म हो, यानी कि कोई ऐसा आ जाए मॉलिक्यूल जो निगेटिव चार्ज मेरा ले ले, एब्जॉर्ब कर ले, ताकि हम यहां पर स्टेबल रह सके। बट यहां पर है क्या, आप ये भी जानते हो कि CH3 कौन सा ग्रुप है, ऑर्गेनिक पढ़े हुए हो, CH3+I ग्रुप है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको सप्लाई कर देगा और वहां पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज का अमाउंट वहां बढ़ जाएगा। वही अगर बात करें यहां पर, ये जो CH3 CH2 यानी कि इथाइल रेडिकल जो है, ये मिथाइल से भी अधिक +I पावर रखता है, ये और भी अधिक इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा। वही अगर बात करें हम यहां पर, अगर हम यहां पर Cl लगा दें और फिर यहां पर CH2 रहे तब COOH रहे, तो यहां पर देखिए ये भी एसिड है, तो यहां पर ये भी क्या करेगा, CH2COO- टूटेगा प्लस H+ टूटेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो यहां निगेटिव चार्ज आ रहा है, Cl ग्रुप जो है हेलोजन ग्रुप है, ये -I होता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होता है। तो यहां पर जो यहां निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इसको बोलेगा अरे यहां पर मिल गया, इसको एक रिसीवर मिल गया इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करते करते इसकी ओर बढ़ने लगेगा, जिसके कारण से यहां निगेटिव चार्ज की परसेंटेज घटती जाएगी। मतलब कि यहां पर क्या है, यहां पर जो निगेटिव चार्ज बन रहा है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये कहीं न कहीं ज्यादा स्टेबल है। ये सबसे कम स्टेबल है क्योंकि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन और यहां पर जमा होते जा रहा है, और ये सबसे अधिक ये इसकी स्टेबिलिटी कहीं न कहीं इससे ज्यादा है। माने कि यहां पर सबसे अधिक स्टेबल नेगेटिव चार्ज यहां पर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर से इधर मूव कर सकता है। यहां पर क्या है, उससे कम स्टेबिलिटी इसकी है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव को और इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहा है, नेगेटिव का दुख दर्द दूर नहीं हो रहा है, इसको और दुख मिल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, इस नेगेटिव पर इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो रहा है, माने कि सबसे अधिक अनस्टेबल ये है, उससे ज्यादा स्टेबल ये है, और सबसे अधिक स्टेबल ये हो गया। अब देखो, जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, यहां पर ये रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, यहां पर फास्टर होगा, सबसे अधिक फास्ट होगा। अब यहां पर क्या होगा, अगर ये रिएक्शन हमारा 1 है, ये रिएक्शन 2 है, ये रिएक्शन 3 है, तो बताओ यहां पर सबसे अधिक क्या कहते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा हमारा है, ये प्रोडक्ट स्टेबल है। तो इसके कारण से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो तीसरा नंबर का है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो पहला नंबर का है वो अधिक होगा, उससे कम, सबसे कम जो रेट होगा वो किसका होगा, सेकेंड नंबर का, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट हमारा बहुत ही अनस्टेबल है। अब प्रोडक्ट अगर अनस्टेबल है तो कोई रिएक्टेंट क्यों चाहेगा कि हम प्रोडक्ट बना दें, तो वो रिएक्शन स्लोली ही चलेगा ना। तो यहां पर ये रिएक्शन सबसे अधिक स्लो होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो सेकेंड नंबर का होगा ये वाला, वो सबसे अधिक स्लो होगा, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट अनस्टेबल है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को देख करके भी पता लगा सकते हैं हम लोग कि रिएक्शन हमारा फास्ट होने वाला है कि स्लो होने वाला है। तो लास्ट टॉपिक यही था कि फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो यहां पर नेचर ऑफ रिएक्टेंट हम पढ़े कि रिएक्टेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन हमारा फास्ट होने वाला है कि स्लो होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस फैक्टर्स वाले टॉपिक में यहीं तक 7 फैक्टर हमने पढ़ा, 7 ही आपको पढ़ना था। हालांकि प्रेशर सब और भी बहुत होता है, प्रेशर होता है, उसके बाद जाकर के इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इफेक्ट करती है। हालांकि यहाँ पर 7 मेन फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद भी आगे हम लोग बहुत सारा टर्म पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर जो रिएक्शन होता है वो तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जानेंगे ही, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में जो हमने पढ़ा, आर्हेनियस इक्वेशन जो पढ़ा, वो हमने बस इंट्रोड्यूस किया है अभी, उसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। आगे का वीडियो जो आएगा वो आर्हेनियस इक्वेशन पर ही आएगा।
तो यहाँ पर जो है आप लोग आज यहाँ तक पढ़े और यहाँ तक अच्छी तरह से रिवाइज कर ले, बुक से मैच कर ले, नोट्स बना ले और एकदम मस्त में रहे। टेक केयर, बाय।